बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक हंगामे पे है मौकूफ घर की रौनक। पाकिस्तान में आए रोज कोई रौनक, कोई ना कोई मेला या हंगामा हमें दिखाई देता है। इलेक्शन हो गए कहा जा रहा था, इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेकाम आ जाएगा। वो उस तरह से तो हमें दिखाई नहीं दिया। सियासी हलचल अरूज पे है। असम्बली का इजलास जब होता है तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन सामने आती है और जब सल्तनत के अमूर चलने की बात होती है तो एक प्राइम मिनिस्टर जो हमें दिखाई देते हैं वो हमें इतने स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं देते। कुछ वीक किस्म की निशानदेहियां आए रोज हम देखते हैं। कभी कोई नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर साहब इरसा के चेयरमैन के हवाले से जारी करते हैं तो साथ ही सूबे सिंध के हवाले से अगर स्ट्रॉन्ग मजामत सामने आती है तो वो नोटिफिकेशन उनको वापस लेना पड़ता है। दूसरी जानिब इक्तिसादी राब्ता कमेटी से उन्होंने खुद को अपने आप को चेयरमैन मुकर्रर कर लिया वजीर खजाना की बजाय, और साथ में इसहाक डार साहब को कमेटी का रुकन भी मुकर्रर कर लिया। फिर कहीं और से प्रेशर आता है तो वजीर खजाना साहब कुछ नाराज होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये नोटिफिकेशन वापस ले लेते हैं और इसहाक डार साहब को इस कमेटी से बाहर कर देते हैं। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात करें, वजीर तो हैं इस वक्त, रुकन पार्लिमान नहीं है, और फिर भी प्राइम मिनिस्टर के साथ मामलात कुछ खासे कशीदा दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है वो अपनी मर्जी का चेयरमैन सीडीए लाना चाह रहे हैं या फिर सेक्रेटरी दाखिला भी लाना चाह रहे हैं। वजीर आजम साहब इस पे मान नहीं रहे। तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिफिकेशन की क्या कानूनी अहमियत है, और वो कोई भी नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो जो प्रेशर उनके ऊपर आता है तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब उसको सह नहीं पाते? आज के प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। कुछ पीटीआई के इंटरनल मामलात का जिक्र होगा। सोशल मीडिया पे एक तूफान खड़ा हो गया शेर अफजल मरवत साहब के एक ट्वीट के बाद। शाहिद आफरीदी को जैसे वो अपना हीरो करार दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे वो कह रहे हैं कि वो अपना रोल ठीक अदा करें, तो पार्टी के अंदर से खासा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी सामने आ रहा है। तो क्या पीटीआई के अंदर इस वक्त पार्टी डिसिप्लिन मौजूद है या नहीं? इस पे भी हम बात करेंगे और कुछ जिक्र करेंगे। सियासी इंतहा पसंदी का हम हमेशा जिक्र करते हैं। सियासी इस्तेकाम कहाँ से आ सकता है, एक सियासी मफामत से आ सकता है। जब सियासतदान मुख्तलिफ किस्म के इंतहा पसंदाना बयानात देंगे तो वो पाकिस्तान की सियासत पर किस तरह से असरअंदाज होंगे? राना सनाउल्लाह साहब को सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जब तक बानी पीटीआई हैं तो उस वक्त तक प्रॉब्लम तो नहीं खत्म हो सकती। उनका वजूद जो है वो उनका वजूद ही प्रॉब्लम है। राना सनाउल्लाह के इस बयान के बाद पीटीआई की जानिब से भी खासा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं इनके खिलाफ हम एफआईआर भी कराएंगे कि जिस तरह से वो धमकी आमेज बयानात उनकी जानिब से जारी किए जा रहे हैं। कुछ पाकिस्तान की सियासी और जो मौजूदा हालात हैं उसमें कुछ कच्चे के डाकुओं का भी बहुत बड़ा रोल हमें दिखाई दे रहा है। सिंध के अंदरून सिंध के वहाँ पे हालात अगर देखते हैं कि कच्चे के डाकुओं ने इस वक्त अंत मचा रखी है। वहाँ लोगों को अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा हो गया दिन ब दिन। तो क्या लाकानूनियत अगर इस तरह से जारी रहती है, क्या उनके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन अगर होते भी हैं तो ये दोबारा से कैसे सर उठा सकते हैं? इस पे भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। कुछ पीटीआई के इंटरनल मामलात का जिक्र होगा कि पार्टी इस वक्त कहां खड़ी है, क्या मुफाहमत का बयानिया है या फिर मजामत का बयानिया चलेगा, और पार्टी डिसिप्लिन को कौन लोग फॉलो नहीं कर रहे। इस पे मजीद हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब आतिफ खान साहब, रुकन कौमी असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक आपका ताल्लुक है। आज के शो में आपको वेलकम कहते हैं। आतिफ खान साहब, सबसे पहले जरा पार्टी पे आ जाते हैं। पीटीआई के अंदर सब ठीक है, कोई लड़ाई कोई झगड़ा वो हमें कुछ दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया के अंदर? निजी हकीकत यह है कि बड़ी पार्टी है हम्म। और बड़ी पार्टी में ये अच्छा, छोटी छोटी बातें होती होती रहती ही हैं रहती आपस हैं। में। अच्छा। और फिर स्पेशली मतलब जिस तरह आपको पता है कि इस वक्त हमारी पार्टी का उस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब हम्म। इमरान खान साहब जेल में हैं, सही। बहुत से सीनियर लीडरशिप पार्टी छोड़ चुकी शो। है, बहुत से जेलों में थे, हम्म। मफरूर थे। तो हम्म। उस वजह से काफ़ी मतलब उसमें ऊंच नीच आई है, लेकिन होपफुली वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाए। इंशाल्लाह शेर एडजस्ट अफजल हो जाएंगे। मरवत की तरफ मेरा इशारा था और उन्होंने एक ट्वीट किया शाहिद आफरीदी के हवाले से, और उनका वो भी मेरे हीरो हैं, शहरयार आफरीदी भी मेरे हीरो हैं। और पीटीआई सोशल मीडिया जो कुछ कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपके सब सोशल मीडिया के साथ इजहार यकजहती दिखा रहे हैं आपकी पार्टी के लोग, तो मरवत साहब को ऐसा करना चाहिए था। देखिए, जहाँ तक शहर ये इनकी बात है, अफरीदी साहब की, उनका तो ये है कि उनका एक अरसे से आप एक हम्म। टिल्ट देख रहे हम्म। हैं पीएमएलएन की तरफ, हम्म। और लेकिन वो खुले सामने आते भी नहीं हैं। हम्म। मतलब या तो आप पॉलिटिक्स में आए, शाहिद आफरीदी। शायद अफरीदी, या हम्म। तो आप पॉलिटिक्स में आए तो फिर आप देखें कि ठीक। लोग आपको किस तरफ से लेके जाते हैं या आपके साथ क्या रवैया रखते हैं। तो वो साफ सामने भी नहीं आते, और मौक़ों मौक़ों पे वो इमरान खान साहब पे तनकीद भी करते रहते हैं, ठीक। जो कि मुनासिब नहीं है। या तो सही। वो क्लियर कट पॉलिटिक्स में आए, ठीक है, हम भी खुल के बोलेंगे, वो भी खुल के बोलें, सही।
तो इस तरह तरीका उनका ठीक नहीं है। बहरहाल दूसरे नंबर पे जो बात है कि हमारी सोशल मीडिया टीम की, हमारी सोशल मीडिया टीम अगर कोई मेरे ख्याल में जिसने डिलीवर किया है थ्रू आउट और फिर स्पेशली 9 मई के बाद ये सोशल मीडिया टीम और वकला, ये दो ऐसी चीज़ें थी हमारी कि जिसकी वजह से हम ये हमारी बचत हुई है, हमें जो वोट मिले हैं, हमारी जो कैंपेन चली है, इसमें 100% उनका काम है। तो सोशल मीडिया तो हमारी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और पहले दिन से, ये नहीं कि आज से, बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है माशाल्लाह। तो अगर उन पे कोई तनकीद होती है तो क्या आप क्या समझते हैं, ये क्या पार्टी डिसिप्लिन की कोई खिलाफ वर्जी है? क्योंकि बड़ा एक ट्रेंडिंग में आ गया आपका, सब लोग यकजहती का इजहार भी ठीक कर कह रहे हैं। पार्टी के अंदर जो भी मामलात होते हैं वो पार्टी के अंदर फोरम्स पे डिस्कस होने चाहिए। मतलब ठीक है, आपके घर के अंदर के मामलात हों तो आप गली में, बाजार में आके उसको नहीं डिस्कस करते। हो सकता है जेन्युइन गिले हों, जेन्युइन नाराजगियां हों, जेन्युइन गुस्सा हो, लेकिन उसका एक तरीका होता है, एक फोरम होता है। तो उससे अगर आप बाहर जाते हैं तो उसमें इस्लाह नहीं होती, उससे और वो काम खराब हो जाता है। तो मेरे ख्याल में जो भी करते हैं उनको पार्टी के फोरम के अंदर ये डिस्कशन करनी चाहिए, बजाय उसको मीडिया पे या सोशल मीडिया पे लेके जाए। तो मरवत साहब को किसकी पॉलिसी को टो करते हैं? क्योंकि आपकी कोर कमेटी का एक स्टांस होता है, जेल में खान साहब से मिलके कुछ आते हैं, बात कुछ और होती है, मरवत साहब का बयान कुछ और होता है। और अभी रिसेंटली कहा भी गया कि खान साहब ने उनको शायद मना किया है कि पार्टी के इंटरनल मामलात पे आपने बात नहीं करनी, लेकिन वो फिर भी बात कर रहे हैं। तो किस लाइन को वो एक टो तो ये चीज़ है कि बहुत सी सीनियर पार्टी लीडरशिप जो है, हमारा तकरीबन ये साल होने को है कि हमारा खान साहब से डायरेक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। मैं गया था 1-2 हफ्ते पहले, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, 10-20 मिनट के लिए मुलाकात हुई। इसी तरह बहुत सारी सीनियर लीडरशिप है जिसकी वजह से हमारे दरमियान वो गैप आ गया है। मरव साहब को ये एडवांटेज है कि वो तकरीबन हर हफ्ते या हफ्ते में 2 दफ़ा जाके मिल लेते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन ज़्यादा है। इस वजह से जो वो बात करना चाहते हैं या वो जो खान साहब उनको बात करना चाहते हैं, तो वो उनको एक एज है। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में खान साहब तो कभी भी इस चीज़ की तायद नहीं करेंगे कि जो भी पार्टी के मामलात हों उनको मीडिया पे लाना या उनको किसी भी फोरम पे डिस्कस करना अदर देन पार्टी फोरम्स, वो नहीं होना चाहिए। और खान साहब इसकी हमेशा से बहुत ज़्यादा वो तलकीन करते रहे कि काम नहीं ऐसा करना। काम नहीं होना चाहिए। बकौल मरवत साहब इस चीज़ की उन्होंने निशानदेही की कि पार्टी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनने जा रहा है। आपको ऐसी खबरें हैं, ऐसी इतलात हैं? मुझे तो पंजाब के अंदर वो इशारा कर नहीं, रहे हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक तो बनने तो फिलहाल नहीं जा रहा, मुझे तो कोई इस तरह की इतला नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे तकरीबन जो जाने वाले थे वो तो चले गए हैं। तो अभी तो मोस्टली लोग, बल्कि उनकी तो गवर्नमेंट भी बन गई है, मरियम साहिबा की गवर्नमेंट बन गई है, यहाँ पे गवर्नमेंट बन गई है। तो अगर वो मज़ीद ये जो जितना उन्होंने ख़राब करना था पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम, जिस तरीके के इलेक्शन, जिस तरीके से उन्होंने जीता, जिस तरीके से हमारी रिज़र्व सीट्स ली, जो इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दरमियान, इलेक्शन के बाद, तो वो मज़ीद अगर इस जमहूरियत के जो नाम नहाद कह लें, लेकिन बस एक जमहूरियत तो है ना, वो अगर मज़ीद ख़राब करना चाहते हैं तो वो ये हरकतें करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उनको नहीं करनी चाहिए। हमारे लोगों को ये इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना, उनको दबाना, उनको लालच देना, प्रेशराइज देना करना, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई इतलात नहीं है कि कोई ऐसा ब्लॉक या ऐसा कोई ग्रुप बनने जा रहा है, क्योंकि सेनेट इंतखाबात हैं तो शायद इस पे कहा जा रहा है कि वो वोटें तोड़नी है आपकी कुछ ऐसा। सेनेट इंतखाबात में तो ऑब्वियसली लोगों की अपनी ज़ाती प्रायोरिटीज़ भी होती हैं कि जी ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, और इसी तरह बाकी पार्टियों भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हमें मैक्सिमम वोट मिल जाए। तो उसमें हो सकता है एक एफर्ट हो, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। आज कुछ ऐसी खबरें आई हैं, आपके तर्जुमान हैं सूबाई केपी के बैरिस्टर सैफ साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि चौधरी परवेज़ अलाई जैसे जेल में गिरे हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो हम अपने केपी के डॉक्टर्स भेज सकते हैं। तो बाकी आया ऐसा जा सकते हैं आपके केपी के डॉक्टर्स? बिल्कुल जा सकते हैं। पहले तो ये देखें, मतलब ये बराए नाम जमहूरियत सही, लेकिन चौधरी साहब की आप उम्र देख लें, उनका एक पॉलिटिकल स्टेचर देख लें, इतने अरसे से जेल में हैं, फिर जेल के अंदर फिर जो ट्रीटमेंट जिस तरह की होती है, इसी तरह ख़वातीन है जी, मतलब ये देखिए तकरीबन साल होने को है, ख़वातीन हमारी यास्मीन राशिदा साहिबा, एज उनकी देख लें, कैंसर सर्वाइवर है, बाकी ख़वातीन हैं। तो मेरे ख्याल में जो ये मुफाहमत की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि जी वैसे ही आप उसमें खड़े हो के नेशनल असेंबली में कि जी मुफाहमत करनी है, ज़ुबानी मुफाहमत होती है,
आप कोई प्रैक्टिकल कुछ काम करें जिससे पता लगे कि हम आप पाकिस्तान के मसाइल हल करने में सीरियस हैं, आप जमहूरियत को आगे ले जाने में सीरियस हैं, आप पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर करने में सीरियस हैं। जो हमारे लोगों के साथ हुआ है और जो आज हो रहा है, तो वो तो सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं, बाकी भी हमारे अभी तक लोग अंदर हैं, स्पेशली खवातीन हैं, बिल्कुल बड़ी तादाद। अब तो अमेरिका से भी ये मुतालबा उठना शुरू हो गया, आपने देखा होगा वहाँ से। लेकिन आपको लग रहा है मफामत की, अभी आपने कुछ जिक्र किया, अली मोहम्मद खान एक दिन उन्होंने भी कहा कि जी मफामत होनी चाहिए, माजी की तलखियों को भूल जाएं, नवाज शरीफ साहब बड़े लीडर हैं, जरदारी साहब बहुत बड़े लीडर हैं, तो आप समझते हैं इनके साथ मफामत हो सकती है? ये खान साहब का बयान ही है। देखिए, होने को तो हो सकती है, लेकिन उसकी कोई शराइत तो होंगी ना। मतलब किसी बेस पे तो हम इकट्ठे होंगे, जिस किसी पॉइंट पे हम इकट्ठे होकर बात करेंगे ना। अभी अगर हमारी पार्टी के हवाले से या इमरान खान साहब के एंगल से आप सोचें कि एक आदमी फॉर्म 45 जो कि जिस तरीके से इलेक्शन हुआ है, पहले तो उसके ऊपर 200 केसेस, उनको 31 साल कैद, उनकी बेगम को 14 साल कैद, और मतलब जो तरीका उनकी पार्टी के साथ किया गया, फिर इलेक्शन के दौरान बकौल फॉर्म 45 हमारे जो तकरीबन 170-180 सीटें बनती हैं जो हम जीते हैं, ठीक है, और बाकी ये 15-20 सीटों वाले, 25 सीटों वाले वो वज़ीर आज़म बन गए, और इमरान खान साहब जेल में पड़े हुए हैं। तो इसमें अगर उनके एंगल से आप देखें और आप कहें कि जी ये सारी बातें भूल जाएं और आगे चलें, तो मतलब कोई तो बात होगी ना जिस पे हम बेशक बात करेंगे। इलेक्शन पे हम बात करना चाहते हैं कि इलेक्शन की प्रॉपर तरीके से जुडिशियल कमीशन बने, कि धांधली हुई है, कहाँ हुई है, कितनी हुई है। लेकिन ये मुतालबात आपके माने जाएंगे? आपको लग रहा है इस पोजीशन में है पीटीआई के मुतालबात माने जाएंगे? गवर्नमेंट तो शायद नहीं सुनती या सीरियस नहीं लेती। नहीं तो फिर मुफाहमत की बात भी ना करें, फिर ये कहें कि जी बस ठीक है आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। जहाँ पे आप देखें ये पीटीआई वाले बात नहीं करते और ये हमसे हाथ नहीं मिलाते, तो कोई बात तो हो जिस पे हम आपसे बात करें ना। अगर आप कहें कि नहीं जी मैंने आपसे आपका घर भी ले लिया, आपकी गाड़ी भी ले ली, आपकी जायदाद भी ले ली, आपका सब कुछ ले लिया और मिट्टी पाओ और आगे चलो, इस तरह का भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। तो अली अमीन गंडापुर साहब कोई मफामत का बयानिया लेके चलेंगे? उन पे भी खासी तनकीद हुई कि जब तस्वीर आ गई, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो गई, तो कहा जा रहा है खान साहब ने कहा सिर्फ तस्वीर बना लेते तो बेहतर था। ये कुछ इस तरह की बात हुई क्या? अली अमीन साहब का और पार्टी का ये चीज़ें आप देख लें कि अली अमीन साहब इस वक्त केपी के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक। शहबाज शरीफ साहब फॉर्म 47 से जीते हैं या जो भी है, 9 को जीते हैं, 10 को जीते हैं, 8 को बहरहाल नहीं जीते। अच्छा। तो उसके बावजूद भी उन्होंने ओथ ले लिया है, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अभी हमारे सूबे के टेररिज्म का बहुत बड़ा इशू बढ़ रहा है, बिल्कुल, और वो सूबा अपने से नहीं हल कर सकता। कोई सूबाई हुकूमत भी इस लेवल का काम नहीं कर सकती टेररिज्म से रिलेटेड। हमारे बजट के मसले हैं, हमारे अफसरान के मसले हैं, तो वो पॉइंट पे उनको प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना पड़ा बहैसियत मजबूरी, जो कि अपने सूबे के मसाइल देखें। आवाम का एक बोझ भी है ना हम पे। उन्होंने इन हालात में हमें इतना बड़ा मैंडेट दिया कि आउट ऑफ 115 सीट्स या 113 सीट्स हमें 91 सीट्स मिली हैं। मतलब इतनी तो तारीख में किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली। अब उनके भी मसले मसाइल हैं, वो भी हमने हल करने हैं। तो इस सिलसिले में मजबूरन उनसे अगर मिलना पड़ता है, मतलब कोई खुशी से नहीं। आपने तस्वीर में देखा होगा अली अमीन साहब कोई ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे। अच्छा, आपको लग रहा है कि ऐसा खुश नहीं थे। लेकिन विफाक पैसे दे देगा। आप कह रहे हैं बहसियत मजबूरी आप मिले, लेकिन विफाक पैसे दे देगा। उम्मीद तो उनसे यही है कि यकीन दहानी कराई उन्होंने, हमारा यकीन दहानी कराई है। इसी वजह से एहसन इकबाल साहब को साथ में उसमें प्रेस टॉक में खड़ा किया गया। उन्होंने कहा कि जी हमारी बात हो गई है और हम आपके पैसे या आपके जो भी जायज़ मुतालबात हैं हम पूरे करेंगे। तो अगर पूरे करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात। फैसल करीम कुंडी कहते हैं ना, अंदर जाके वो पैर पड़ जाते हैं, बाहर आके बड़के मारते हैं। गंडापुर साहब के बारे में क्या है, आपको लगता है ऐसे हैं क्या? पता नहीं फैसल करीम कुंडी साहब को किसने ये कहा, ये अंदर बैठे होते हैं या इनको कैसे पता चलता है। लेकिन देखिए सिंपल सी बात है कि अली अमीन साहब की पोजीशन इस वक्त बहुत सेंसिटिव है। मतलब एक तरफ उनको अपने पूरे सूबे के मामलात, हालात, मैंडेट, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, और दूसरी तरफ ये भी कि उनके ऊपर ये ना आ जाए कि जी वो कोई कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं या कोई ज़्यादा
लीनियंसी दिखा रहे हैं, मुश्किल पोजीशन में मुश्किल इसको कहा जा पोजीशन सकता है। है कि ये मुश्किल बिल्कुल पोजीशन में। मैं हर एक को ये कहता हूँ कि सर। मुश्किल पोजीशन में है इस वक्त। तो ये जो केपी असम्बली का इजलास ना बुलाना, ये भी एक इस वक्त खासा मरहला एक आप लोगों के लिए भी है कि स्पीकर नहीं बुला रहे, गवर्नर साहब ने बुलवा दिया है ये इजलास। तो आप क्या समझते हैं ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला ये कहाँ जाके रुकेगा? क्या फाइनली जो देखिए, तैयार बैठे हैं जिनकी एक नशिस्त भी नहीं उनको 5 नशिस्तें मिल गई? सिंपल सी बात है ना, ये आप देखें कि जमहूरियत है, अवाम का वोट देना उनका हक है, अपने नुमाइंदे चूज बिल्कुल, करना बिल्कुल। जमहूरियत है, उन्होंने अपने नुमाइंदों के जरिए हुकूमत करनी है। अब अगर लोगों ने वोट दिया है पीटीआई को, ठीक। तो नुमाइंदे भी मखसूस नशिस्तें भी उन्हीं की आनी चाहिए Of ना। course। अब ये टेक्निकल चीज़ें निकाल देना कि जी वो लिस्ट पहले जमा नहीं हुई, बाद में जमा नहीं हुई, वो तो ठीक है, अपनी जगह टेक्निकली बात ठीक है, लेकिन स्पिरिट ऑफ द लॉ क्या है कि जिस पार्टी को आवाम वोट देती है उसी की मखसूस नशिस्तें भी उसी की आनी चाहिए। ठीक, एक बिल्कुल। ये बात हो गई। हमारी केपी असेंबली में तकरीबन कोई 26-27 एमपीएस, बिल्कुल जिसमें माइनॉरिटीज़ भी हैं, ख़वातीन भी हैं, इसी तरह कौमी असम्बली में हमारी मेरे ख्याल में इसी कोई 25 या 27 बिल्कुल या इस तरह इतनी की सीट सीट्स बनती हैं। पंजाब असम्बली में वो, और हमें भी नहीं दे रहे, और बाकी लोग पहुंच गए कि जी हमें दे दें, और इलेक्शन कमीशन भी तैयार है और उनको इलेक्शन देने के लिए। कमीशन ने भी कह दिया कि जी हाँ दे दो, ये कोई मतलब खाला जी का घर है, ये इनकी अपनी सही। मर्जी है कि जी इतने जो इसको भी दे होगा दो, मिल इतने जाएगा इसको दे यहाँ दो, से। इतने इसके दे दो, और उसी की बुनियाद पे भी सेनेट का इलेक्शन होगा, उसी की बुनियाद पे बाकी सूबों में सारा स्पीकर का और पता नहीं किस किस चीज़ का इलेक्शन हुआ है। गलत है, मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन और इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से? आपको क्या लग रहा है? हमें तो उम्मीद है इंसाफ। लेकिन वही काजी साहब बैठे हैं जिन्होंने बल्ला ले लिया था आपसे। तो काजी साहब से तो, काजी उनका नाम ही काजी है, तो उनसे तो इंसाफ की उम्मीद होनी चाहिए। होनी चाहिए। चले, बिल्कुल अभी भी होनी आपको उम्मीद है इस हवाले से? कांग्रेस में जो हेयरिंग हुई, डोनाल्ड लू ने वहाँ कहा कि जी साइफर का कोई ऐसा वजूद नहीं था, या मुझे धमकियां दी जा रही हैं पीटीआई की जानिब से और मुझे कत्ल की धमकियां। तो कुछ लोग वहाँ से बैठ के अब आपको डरा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी आप डरें कि शायद आपको दहशतगर्द तंजीम अमेरिका ना करार दे। कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज है? अगर यहाँ कुछ यहाँ पे भी ऐसी डिबेट इस वक्त शुरू या हो गई। अगर इमरान खान साहब डरने वाले होते, या अगर उनकी पार्टी डरने वाली होती, तो आज यहाँ पे ना होते। वो कब की डील कर चुके होते, कोई इंग्लैंड चले गए होते, सऊदीया चले गए होते, या सियासत छोड़ चुके होते। डरने की बात नहीं है। देखिए, उसमें सिंपल सी बात यह है, डोनाल्ड लू ने कहा है कि जी मैंने नहीं कहा। असद मजीद साहब हमारे एम्बेसडर हैं, पीटीआई के तो नहीं है, पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। उन्होंने क्लियर कट एक चीज़ भेजी हुई कि जी ये उनके अल्फाज हैं, ये तो उसमें तो कोई ढकी छुपी बात है नहीं। वो तो 2 दफ़ा जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये चीज़ सामने आई है। तो उसको ये लोग कहते हैं कि जी उन्होंने ये कहा, जो कि हालांकि मतलब उसकी बात को इतनी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि हमारे हिसाब से, इलेक्शंस के हिसाब से भी, लेकिन बहरहाल हमारा अपना मुल्क है, हमें खुद अपनी चीज़ें ठीक करनी होंगी। लेकिन उसने तो इलेक्शन के बारे में बहुत बातें की हैं, फिर वो क्यों ये बात नहीं करते? तो उस पर चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी डोनाल्ड लू ने ये कहा है कि जी मुझे धमकियाँ मिल रही हैं और ये मैंने नहीं कहा था। तो मेरे ख्याल में हकीकत है उसमें, और वो तो रिटर्न में आया हुआ है, एम्बेसडर ने भेजा हुआ है, कोई पीटीआई का तो नहीं है। डिमाश भी हुआ, उस पे नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स भी हुई, जो धांधली के बात। हवाले से उन्होंने बातें की हैं। तो आपको लग रहा है इस चीज को सीरियस लिया जाएगा? यहाँ पे वहाँ ये क्वेश्चन उठाया गया, आपसे बल्ला ले लिया गया, बैटमैन को बाहर कर दिया गया, बहुत सारी चीजें वहाँ पे पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से कहा गया है। तो आपको लग रहा है यहाँ कुछ सीरियस सोच है इस हवाले से? थोड़ा सा ये देख लें, हम जहाँ भी इलेक्शन की बात करते हैं कि धांधली हुई है, हमें एकदम से कहते हैं कि जी 2018 में भी हुई थी, एकदम से। बिल्कुल, जर्नलिस्ट भी कहते हैं, बाकी पार्टियों वाले भी उस वक्त कहते भी हैं, मैनेज किया गया था, कहते हैं। लेकिन देखें, वहाँ भी बदकिस्मती से इलेक्शन कभी पाकिस्तान में ठीक नहीं हुआ, बदकिस्मती है, क्वेश्चंस रेज होते हैं। लेकिन अगर 18 को और 24 को आप कंपेयर करें, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हो। मतलब जो 18 में हुआ था, गलतियां हुई होंगी, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन अगर वहाँ पे कोई 10% हुआ है ना, तो यहाँ पे 110% हुआ है। मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आपके 10-12 हज़ार वर्कर्स को अरेस्ट किया गया था क्या? आपसे सिंबल छीना गया था क्या? आपसे लोगों से प्रपोजर और सेकेंडर गायब हुए थे क्या? आपसे कागजात नामजदगी लेके भाग जाते थे कोई या नहीं? तो मतलब उसका एक तो कोई कंपैरिजन नहीं है। दूसरा ये है कि वो तो जो भी मीडिया है या जो भी इंटरनेशनल इदारे हैं, मतलब बच्चे को पता है कि वो तो हम जब असेंबली गए ओथ लेने के लिए, तो वो जो फॉर्म 47 वाले हैं,
तो उनकी शक्लों से लग रहा था कि वो हारे हुए हैं। मतलब वो तो उनकी शक्लों से पता चलता है कि मतलब अब और किसी को नहीं पता। मेरे अगर 30,000 से 1,30,000 कोई वोट बना दे तो मुझे तो कम से कम पता होता है। पता होगा, बिल्कुल सबको भी पता है। और सबको जैसे पता है, मतलब जिस तरह उसमें कोई से ढकी छुपी उसमें बात तो है टेम्परिंग नहीं। की गई है वो सबके सामने। इक्तिसादी राब्ता कमेटी में कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसहाक डार साहब को नॉमिनेट किया और आज वो वापस ले लिया गया नोटिफिकेशन। वजारत खजाना वालों ने बुरा मना लिया। फिर यहाँ मोहसिन नकवी साहब हैं, वो चेयरमैन सीडीए अपना लगाना चाह रहे हैं, सेक्रेटरी दाखिला लगाना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन इरसा तक नहीं लगा सकते। तो किस किस्म के वजीर आजम है? एक नोटिफिकेशन जाता है और साथ ही वो वापस हो जाता है, कहीं से प्रेशर आता है। तो हुकूमत कौन चला रहा है इस वक्त? शहबाज शरीफ का जहाँ तक ताल्लुक है, उन्होंने कोई काम तो नहीं करने, मतलब वो तो सिर्फ इसलिए हैं, जब वो पहले PDM 1 भी थी, ये भी PDM 2 है, तो उस दौर में क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। वो तो सिर्फ अपने केसेस, अपने आप को मतलब यही फिर वही चीज़ें हैं कि बेटा वालिद को कि जी आप सदर के लिए नामज़द हो गए हैं, वो कहते हैं बेटा वज़ीर आज़म के लिए नामज़द हो गया है। भाई को कह देता है कि जी आप वज़ीर आज़म के लिए, वो भाई फिर कहता है कि जी वो भतीजी वज़ीर आला के लिए। तो ये तो सारा मतलब कोई सीरियस तो नहीं लग रहे। मतलब अगर सीरियस ये लगते ना, देखें अब इनकी आप तकरीरें सुने इलेक्शन के दौरान और इवन बाद में भी, वही मोटरवे, वही पुल, मतलब 30-40 साल पहले भी वही मोटरवे और वही पुल थे। मतलब आपने अगर मुल्क ठीक करना है, पहले आप जुडिशल सिस्टम ठीक करें, पहले आप जुडिशल सिस्टम ठीक करें, वो आप ठीक करें, एजुकेशन सिस्टम आप ठीक करें। ये पुल और सड़कें ये बन जाती हैं तो वो तो कोई उस तरफ सीरियस तो नहीं है। मतलब वो तो मुझे नहीं लगता। लेकिन अमलन कौन चला रहा है? शहबाज शरीफ साहब को भी कोई चला रहा है? आपको ऐसा लग रहा है? तो शहबाज शरीफ साहब, देखें सिंपल सी बात है, शहबाज शरीफ साहब तो आज़ाद नहीं है अपने डिसीजंस में। अगर वो आज़ाद होते तो बहुत से ऐसे नाम हैं, मतलब क्या वो इनको जो केयरटेकर चीफ मिनिस्टर थे, उनको तो उनकी पार्टी में है नहीं, उनको सेनेटर बना के वो बना रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर बना रहे हैं। इस तरह काफ़ी सारे लोग हैं। तो उनका तो क्लियर है कि वो तो कोई बस सिर्फ वो काम चलाओ सरकार नहीं होता। वो इंडिया में जिसको काम चलाओ सरकार कहते हैं, ये तो काम चलाओ सरकार है। तो इसमें कोई सेटिस्फेक्शन थी कि फिर इख्तियार हासिल कर लिया जाए? अगर आप के पास कोई इख्तियार ही नहीं है और बहसीते आप किसी किस्म के इख्तियार के बगैर सारे काम करें, तो कैसे आप मामलात को आगे चलाएंगे सल्तनत के? इख्तियार दो किस्म के होते हैं। एक ही इख्तियार होता है कि मेरे पास बस ठीक है, थोड़ा बहुत मेरे अपनी चीज़ों का, ज़ाती का, फैमिली का, कारोबार का, यारों दोस्तों को थोड़ा बहुत अकोमोडेट करने का, वो इख्तियार हो तो ठीक है। अगर बड़े बड़े मेरे पास ना भी हो, मैंने जुडिशियल सिस्टम मैं ठीक नहीं भी कर सकता तो कोई मसला नहीं है। मैं कोई इकॉनमी ठीक नहीं कर सकता तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन बस चलिए ठीक है, मैं वज़ीर आज़म हूँ, मेरे भाई बड़े भाई 3 दफ़ा रहे हैं तो मैं भी 2 दफ़ा रह लूँ। चलें, ये एक लिहाज से क्रेडिट की बात है कि 2 बार वज़ीर आज़म। आखिरी बात में मैं आना चाहूँगी, PTI जो वुकला के हाथ में आप लोगों ने दे दी पार्टी को, बिल्कुल उन्होंने लीड किया फ्रंट फुट से, दुरुस्त फैसला था क्या? सियासत में एक टाइम पे एक फ़ैसला कभी भी हर वक्त के लिए नहीं होता। उस वक्त जो 9 मई के बाद वुकला ने जो किरदार अदा किया, ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त। हमारी जो लीगल टीम है ILF की, सारे केसेस मतलब आगे आना, ज़मानतें करना, बहुत बहुत सपोर्ट किया। अभी थोड़ा सा ये, मैं ख़ुद इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल फैसलों में आगे आना चाहिए। आप ये समझ रहे हैं? बिल्कुल। मैं, क्योंकि देखें अगर वकील लीगल मशवरे बेहतर दे सकता है या लीगल काम बेहतर कर सकता है, तो पॉलिटिकल लोग जिनका ग्राउंड पे, जिनका पार्टी में, जिनका सियासत में ज़्यादा अमल दखल है, मामलात को अच्छे तरीके से उनको मेरे ख्याल में ज़्यादा पॉलिटिकल फैसलों में। एक चीज़ वो रह गई थी, राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं खान साहब के बारे में? पहले आपको सुनवाती हूँ, ज़रा जवाब लेते हैं आपसे। बानी PTI हैं तो उस वक्त तक प्रॉब्लम तो नहीं ख़त्म हो सकती। उनका वजूद जो है वो उनका वजूद ही प्रॉब्लम है। जी, वो ये फरमा रहे हैं उनका वजूद ही प्रॉब्लम है। तो ये क्या, क्योंकि पार्टी के लोग आप कह रहे हैं उनके खिलाफ FIR आप कराएंगे? राना सनाउल्लाह साहब ने पहले भी कोई अच्छी बातें नहीं की, इसी तरह की बातें वो करते रहे हैं। और उनके साथ जो अवाम ने किया ना फैसलाबाद में, ये इन बातों की वजह से किया है। और नून लीग को जो भी बहुत ज़्यादा, देखें PDM में नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी। पीपल्स पार्टी ने बड़े तरीके से अपने आप को साइड पे किया हुआ था और ये राना सनाउल्लाह को आगे किया हुआ था और ये बोल रहा था, कर रहा था। लोगों ने वही इंतकाम, बेशक उन्होंने कोई बंदूकें नहीं निकाली, लेकिन वोट के जरिए मुस्लिम लीग नून से
और राना सनाउल्लाह से इन्हीं इंतकाम। बातों की वजह से और इन्हीं चीज़ों की वजह से इनसे लेकिन इंतकाम वो तो लिया वजूद है। खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो वजूद तो सियासी वजूद तो उनका ख़त्म हो गया है, राना सनाउल्लाह का, और ये बातें करते रहेंगे तो कुछ तो वैसे भी नून लीग का भी ख़त्म हो गया था, पूरे पाकिस्तान में क्या 20 सीटें नहीं जीत सके हैं, ठीक। तो ये बातें करते रहें तो इनका और भी वजूद ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और पार्टी की सियासत, मुल्क की सियासत पर खुलकर आपसे बातचीत हुई। और जैसे कि प्रोग्राम में कुछ सियासी हालात पर बातचीत हो रही थी, और जिस सेगमेंट में हमें अभी ज्वाइन करेंगे जनाब नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और बात करेंगे पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात और वाक़यात चल रहे हैं। PTI के लिए कितना टफ टाइम है, क्या ईद के बाद कोई तहरीक चलने शुरू हो रही है, वज़ीर आज़म साहब कितने मजबूत वज़ीर आज़म इस वक्त हमें दिखाई देते हैं, और कुछ जिक्र करेंगे कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जो ऑपरेशन है, क्या वाकई वहां पे होता है सही मानों में, और हर साल ये डाकू किस तरह से मंजर आम पर आ जाते हैं, इसी पे मजीद बात करेंगे। नज़ीर लगाई साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पहले तो जरा शहबाज शरीफ साहब पे आ जाए, आपको लग रहा है वो एक भरपूर वज़ीर आज़म है, ताकतवर वज़ीर आज़म है? क्योंकि एक वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, अगले दिन उनको वो नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ जाता है। कल उन्होंने अपने आप को चेयरमैन बनाया था, इक्तिसादी जो राब्ता कमेटी है वहां से फिर खासा स्ट्रॉन्ग प्रेशर भी आया, इसहाक डार साहब को भी इस कमेटी के रुकन से फारिग किया गया। तो मामलात इनके कंट्रोल में हैं इस वक्त या नहीं? मेरे ख्याल में इस हद तक कंट्रोल में हैं जिस हद तक उन्हें कंट्रोल में दिए गए हैं। बाकी आगे जब पता चलता है कि वो कहाँ तक जाते हैं, किस हद तक जाते हैं, और कहाँ से कौन कौन से डिक्टेशन लेते हैं। बात यह है कि जब वो वजीर खजाना हैं, नहीं वजीर खारजा हैं, तो उनको इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही कैसे दे दी गई? जी जी जी। वो ज़ाहिर ये मनसब तो जब काबीना की मुख्तलिफ कमेटियाँ होती हैं तो उनकी सरबराही मुतल्लिका वजीर के पास होती है, या वजीर आज़म खुद इजलास की सदारत करते हैं। जब काबीना का इजलास होता है तो उसके बाद इन कमेटियों का इजलास होता है, दिफाई कमेटी का और इक्तिसादी कमेटी का, दोनों कमेटियों के इजलास अमूमन होते हैं। हम कम अज़ कम 25-30 साल से, बल्कि इससे ज़्यादा, हम 50 साल से भी ये सूरत हाल देख रहे हैं कि जब वज़ीर आज़म काबीना के इजलास की सदारत करता है तो उसके बाद फिर इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास होता है और फिर दिफाई कमेटी का भी इजलास होता है। तो ये इन्होंने कैसे कर लिया था, ये मुझे भी बहुत हैरत अंगेज बात लग रही थी कि वजीर खारजा को इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही सौंपी गई थी, और अब ये सुन रहे हैं कि वो सरबराही का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया, या रुकनीत का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। रुकन तो बनाए जा सकते हैं, जब इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हो रहा हो तो कोई भी रुकन, वजीर दिफा भी बैठ सकते हैं, वजीर खारजा भी बैठ सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि वो कमेटी की सरबराही वजीर खारजा के पास होनी चाहिए। अच्छा, इनके पास वजीर खारजा ऐसे हैं, वजीर दाखिला ऐसे हैं, बहुत से वज़रा ऐसे हैं कि जो पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्या है कि जनाब पार्लियामेंट का जो मेंबर ना हो तो आप उनको वजीर कैसे बना रहे हो? बाद में ऐसा होता है कि जी ठीक है 6 महीने के अंदर अंदर मुंतखब कर लें। फर्ज करें अगर 6 महीने के अंदर मुंतखब नहीं होते हैं तो फिर इनकी क्या हैसियत होगी? वो क्या समझा जाएगा कि जनाब वो जो वजीर खजाना थी उनकी हैसियत आईनी थी, गैर आईनी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल थी, कैसी थी? तो बहरहाल ये एक फैसला ऐसा है कि जनाब वजीर आज़म को खुद भी समझ लेना चाहिए, और उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि इस तरह के नोटिफिकेशन कभी कोई यूं भी हो जाता है। बिल्कुल, और मामलात शायद उनके कंट्रोल में भी नहीं है। सर गुल साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। आपको लग रहा है जो वजीर आज़म साहब के हवाले से बात हो रही है कि खासे कोई ताकतवर वजीर आज़म नहीं देखे हमने, क्योंकि चेयरमैन इरसा लगाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर आता है, फिर वो उनको वो नोटिफिकेशन भी वापस लेना पड़ जाता है, या अपने आप को वो चेयरमैन मुकर्रर करते हैं, फिर अगले दिन नोटिफिकेशन वापस आ जाता है। वजीर खजाना की जैसे अभी बात कर रहे हैं लगारी साहब, उनके पास रुकनीत नहीं है अभी इस वक्त, तो आप क्या समझते हैं? इम्पोर्टेड वजीर खजाना आ गए, बाहर से पैराशूटर वजीर दाखिला आ गए, और निष्कारी के हवाले से जो वजीर बना दिए गए अलीम खान साहब, बड़ी ताकतवर मिनिस्ट्रीज जो हैं PMLN के हाथ में नहीं है, तो वाकई मामलात इनके कंट्रोल में रहेंगे क्या? देखिए, आसमाइश अंदाज में मैं नहीं समझता कि हालात इनके कंट्रोल में रहेंगे। बहुत मजबूरियां भी लगती हैं उनकी। यानी पहली मजबूरी तो ये थी कि आपने मोहसिन नकवी, मोहम्मद औरंगजेब, इसहाक डार, इनके पास सेनेटरशिप कोई नहीं थी, मेंबर पार्लियामेंट नहीं थे, उनको आपने वजीर बना दिया। ये एक बहुत बड़ी आईनी खिलाफ वर्जी है मैं समझता हूँ, लेकिन जनाब ये बड़े लोग हैं, इनकी मर्जी है जो कर लें। फिर ये कमेटियों वगैरह का मामला आया है, मैं इस बात पे हैरान हूँ कि इसहाक डार साहब के खिलाफ बहुत सारे कारोबारी हल्के थे, इस तरह IMF को भी गालिबन वो पसंद नहीं थे, उनको वजीर खारजा लगा दिया गया। यानी
आपने ज़रूर अपने ख़ानदान के हर फ़र्द को या उस फ़र्द को जिसका ताल्लुक़ अब नवाज़ शरीफ के साथ है, जी, लाज़मी कहीं न कहीं पे आपने एकोमोडेट करना है। सही। और फिर जब आपने वज़ीर ख़ारजा लगा दिया तो उसका फिर इक़्तिसादी उमूर से वहाँ पे उनको घुसेड़ने की ज़रूरत क्या थी? जी, बिल्कुल। उसमें बड़ी मैं समझता हूँ एक बेशर्मी सी है, हुँ, हुँ। बेइख्तियारी मैं नहीं कहूँगा, बेशर्मी सी है कि हुँ, आपने अगर आप वज़ीर आज़म हैं तो फिर आप कायम रहें। और मजबूरन अगर इसहाक डार को आपने कोई ओहदा देना था, वज़ीर ख़ारजा बना दिया, वहाँ बैठे रहने दें जी। बाकी मामलात में। लेकिन चूँकि कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइज़ेशन बड़े उसमें माली मामलात अभी हुँ, हुँ। आगे सामने आएँगे। इस तरह इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन ट्रू। कमेटी है या स्टेट ओन एंटरप्राइज़ हुँ, जो हुँ। सरकारी इख्तियार में, सरकारी निगरानी में चलने वाले इदारे हैं, ठीक। उसको भी उसका भी मेंबर इन्होंने बना दिया कमेटी का। हुँ, हुँ। तो ये शायद ये है कि ये 2 बड़े बस घराने आ गए हैं, मैं तो ये बिल्कुल, समझता एक तो हूँ। सर साथ में सॉरी माज़िद सा एयरपोर्ट की जो आउटसोर्सिंग करनी है उस कमेटी के भी सरबराह हैं ये वज़ीर ख़ारजा हमारे इसहाक डार साहब। असल में इतने नालायक हैं पाकिस्तान के लोग कि इनको कहीं और कोई नज़र ही नहीं आता, या बाहर से हम हुँ, वज़ीर ख़ज़ाना लेके आते हैं। यहाँ तो माहिरीन, इक़्तिसादी माहिरीन मर गए हैं, शायद इतना कमी है। ठीक। दूसरा, हर मामले में इन्होंने अपने ख़ानदान को ज़रूर डाला होता है। तो मैं तो समझता हूँ कि बस हमारे मुल्क की ये तकदीर रह गई है, ये 2 बड़े घराने हैं। हुँ, हुँ। एस्टेब्लिशमेंट तो मुस्तकिल हिस्सा है हमारी गवर्नेंस का, ठीक। लेकिन ये 2 घराने हैं, हुँ, हुँ। इनकी भी पाकिस्तान जो एक कॉलोनी बन के रह गया है, अपनी मर्ज़ी से ये जो करते फिरे। हुँ, 2 हुँ। भाइयों में इस वक़्त ज़रा बंदरबांट चल रही है, तो उसकी हुँ। वजह से शायद शहबाज शरीफ को मसले आ रहे हैं, वरना अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं ये। अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं वो आप इसका मतलब कह रहे हैं कि जो मर्ज़ी कर सकते हैं। लगाई साहब आप क्या समझते हैं इस तमाम तरसीन में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं? वो खामोश हमें दिखाई दे रहे हैं, मरियम साहिबा वहाँ पे लाहौर में हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं, यहाँ शहबाज साहब हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब को कोई रोल देख रहे हैं हुकूमत साज़ी में या पार्टी के मामलात में या दीगर जो सल्तनत के मामलात हैं उसमें आप देख रहे हैं क्या उनका कोई रोल? मियाँ नवाज शरीफ तो अब बैरून मुल्क जा रहे हैं, उन्हें इलाज कराना है। वो इलाज जहाँ से छोड़ा था उनने सितंबर 2023 में, वहाँ से फिर जाकर दोबारा अपना इलाज रिज्यूम करेंगे। और ठीक। दूसरी बात यह है कि उनका एक ज़ाहिर है बड़ा खेल तो यही था कि इसहाक डार जो है वो फ्रंट पर रहते और वो इस प्राइवेटाइजेशन के पूरे प्रोसेस में होते, क्योंकि इनके होते हुए जितनी प्राइवेटाइजेशन हुई और या इनके दौर में जितनी प्राइवेटाइजेशन हुई पिछले 40 साल के दौरान, मेरे खुदा बहुत ही हौलनाक, यानी 88 से 90 से 88 उस वक्त तक तो नहीं शुरू हुई थी, लेकिन 90 के बाद से प्राइवेटाइजेशन हुई है और ऐसी हौलनाक प्राइवेटाइजेशन हुई, इतनी किकबैक्स हैं, इतने बाकायदा सरकारी वसाइल जो निजी शोबों को दिए गए, वो एक अगर आज उनकी इंक्वायरी करा ली जाए कि कैसे हुए हैं तो बड़े बड़े पोल खुलेंगे। निजकारी में तो किकबैक्स और उसके अंदर सौदे, तो सौदे औने पौने दाव बेचे गए। अगर कोई चीज मतलब अगर उसकी कुल कीमत 10 रुपए लगाई गई तो वो 10 रुपए जो है उन्होंने पहले ही सौदे में वसूल कर दिए। बाकी मामला सब उनको मुफ्त में मिले, जिन लोगों को मुफ्त में मिले फिर उन्होंने क्या क्या नहीं नवाजा होगा, किस तरह से लूटमार नहीं होगी। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल बन सकता है अगर आप इस निजकारी के पूरे प्रोसेस का अगर इन्वेस्टिगेशन करा लें। सही। तो आपको लग रहा है लगाई साहब कि क्या ये पीपल्स पार्टी साथ अभी उन्होंने खुल के कहा है कि पीआईए वाले मामले में वो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये फिर कर सकेंगे क्या? नहीं, वो बाद में ये कहा जाएगा बामरे मजबूरी रियासत को लाहक खतरात के पेश नजर इस वजह से और उस वजह से हम जो है बदले ना खास्ता और बहुत से सांप के लाहके लगाकर और फिर कहेंगे कि जनाब हम मजबूर हो गए। अब मेरे ख्याल में अगर उन्होंने ये मजबूरी अख्तियार की तो उन्हें पाकिस्तान के अवाम की तरफ से एक बहुत बड़े जवाब का सामना भी करना होगा। जी, इम्तियाज गुल साहब, सर आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि वजीर खारजा साहब की बात हो रही है, इसहाक डार साहब, तो वो आज ये फरमा रहे हैं, क्योंकि अभी वो वजीर खजाना नहीं है लेकिन वो स्टेटमेंट हमेशा आप खजाना के हवाले से ही दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मुल्की ताजिर जो है वो भारत से ताल्लुकात की बहाली चाहते हैं, तो ये भी एक बड़ा स्टेटमेंट है और इस पे आपको इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी मंशा चाहिए, क्योंकि उस तरह से इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उसमें कोई इतना बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ कि आप तिजारत की बहाली की बात कर रहे हैं। नहीं, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा हुकूमत कायम दायम है माशाल्लाह इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, उसमें किसी को शक नहीं है। दूसरी बात, इसी इस्टेब्लिशमेंट के जो पहले सरबराह थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने खुद हमें
मुख्तलिफ जो प्राइवेट मीटिंग्स थी या जी हमारे जी कुछ और दोस्तों के हमरा उनके साथ मीटिंग्स हुई, उसमें वो बड़े खुल्लम खुला ये कहा करते थे कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। हम बहुत पीछे रह गए हैं और जब तक हमारा शिमाल मशरिकी और मगरबी कॉरिडोर डेवलप नहीं होता, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पे उन्होंने ये बातें की और एक दफ़ा नहीं कई मरतबा की। तो इसमें अगर अब इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं तो आप कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन अब मगरिब में देख लें वहाँ पे हमारे ताल्लुकात का क्या हाल है। अलबत्ता अच्छे ताल्लुकात का दारोमदार भारत पे होगा। क्योंकि भारत में अभी भारत इलेक्शन बिल्कुल शुरू हो रहे हैं अगले महीने से, और वो इस वक्त किसी भी सूरत में पाकिस्तान के साथ बातचीत के कोई कंसेशन देने के मूड में नहीं है। भारत बहुत आगे जा चुका है, अब वो पाकिस्तान को खातिर में नहीं लाता, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पे हमारा एक मुनकसिम घराना रहा है, हमारी क्लैरिटी पॉलिसी के हवाले से नहीं रही है। और मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में जनरल कमर जावेद बाजवा अंदरून खाना वकालत करते रहे भारत के साथ ताल्लुकात की, उसी शद्दोमत के साथ अगर हुआ तो ताल्लुकात जल्द कायम हो जाएंगे, बगैर किसी बड़ी कंसेशन के पाकिस्तान को भारत की तरफ से। क्योंकि बड़ा मुतालबा था कि कश्मीर का ओरिजिनल जो स्टेटस था 2019 अगस्त में जो तब्दीली होता वो आप वापस करें। अब बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी है, पाकिस्तान ने क्या इसको कबूल कर लिया है, एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो सर लगाई साहब, क्या बाकी सियासी जमातें इस बात को कबूल करेंगी? आपको लग रहा है ये मामलात इस पे कोई सियासी तनाव का शिकार तो नहीं होंगे? एक तो ये कि बेशतर सियासी पार्टियों का किबला उसी तरफ को जिसकी तरफ इशारा किया है जाल गुल साहब ने, वो उस तरफ को ही देखकर फैसले करती हैं। बात यह है कि हम अपने पड़ोसी अपनी ख्वाहिश से तब्दील नहीं कर सकते। हम ये कर नहीं सकते कि हमारे मगरब में अफगानिस्तान ना हो। हम ये नहीं कर सकते कि हमारे जो है वो जनूब मगरब में ईरान ना हो और हमारे मशरक में इंडिया ना हो। ये हम नहीं कर सकते। जाहिर है ये कुदरती तकसीम है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। अगर हम पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते तो पड़ोसियों के साथ मामलात में अपने उसूलों को बरकरार रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। बात यह है कि क्या इंडिया ये मान लेगा कि हमारे कुछ तनाज़ात हैं, उन तनाज़ात को जो मेरे ख्याल में बैकडोर जो चैनल डिप्लोमेसी हो रही थी उस दौरान कुछ ना कुछ चीजें मान ली गई थी। सरक्रीक को मान लिया गया था, ये भी कि कश्मीर एक ऐसा मसला है जिसको हल किया जाना है। ये सारी बातें मान के फिर श्रीनगर सर्विस शुरू हुई थी। अगर कहीं से बेहतर तौर से शुरू कर सकते हैं, इंडिया तो सेरेमोनियल जो उसकी हैसियत है वो सूबाई हैसियत से बढ़कर थी, अगर उसको बरकरार कर रख देता है और हमारी पाकिस्तान की जो मुक्तदर ताकतें हैं अगर उस पर राजी होती हैं तो शायद पाकिस्तान इस तरफ चला जाएगा। असल बात यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा हो या कोई भी हो, अगर वो अंदरूनी खाना हिमायत करें और बैरून खाना वो डट जाए, कहें नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता है, और ये कि फला मसले के हल के बगैर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो फिर जाहिर नहीं होगा। इस तरह से नहीं हो सकता है कि सारे का सारा मलबा सियासतदान बेचारे उठाने को भी तैयार है, लेकिन उठाने के बाद फिर जिस तरह से रुसवा होकर उनको बाहर किया जाता है तो वो तो एक तमाशा होता है। बिल्कुल, और पॉलिसीज कोई बनाता है और इम्प्लीमेंटेशन कहीं और से होती है। जाहिर बात है सारे मामलात ऐसे ही चलते हैं। इम्तियाज गुल साहब, पीटीआई के लिए क्या देख रहे हैं? आप कोई टफ टाइम देख रहे हैं? ईद के बाद कोई बड़ी तहरीक चल सकती है? क्योंकि धांधली के जो मामलात हैं अब ये शिद्दत पकड़ते जा रहे हैं। पिटीशन चलेगी सुप्रीम कोर्ट में, वहां देखते हैं कि क्या बाकी गैर मुतस्सिब जजेस इसको सुनते हैं या नहीं, जैसे कि खान साहब को मुतालबा है। पीटीआई के लिए कुछ अच्छा वक्त देख रहे हैं या बुरा वक्त ही देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त तो पूरा निज़ाम बशमूल तमाम सियासी जमातों के वो पीटीआई के खिलाफ है, तो इसलिए कोई जल्द उनको रिलीफ मिलने की तवक्को नहीं है। बड़े सिस्टमेटिकली आपने देखा सेनेट के लिए कुछ नामजदगियां हुई थी पीटीआई की तरफ से, वो भी बाकायदा पहले मरहले में मुस्तरद हो गई। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कदम कदम पे उनके लिए रुकावटें हैं, और ये रुकावटें मेरे ख्याल उस वक्त तक रहेंगी जब तक निज़ाम को चलाने वाले आमादा ना हो इस हवाले से कोई कंसेशन देने पे। और बाकी वो बड़े लोग हैं, मर्जी उनकी है, लेकिन बज़ाहिर पीटीआई के लिए मुश्किलात अभी ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है? तो खान साहब कोई डील, कोई और बैकडोर, कुछ मफामत हो सकती है? वो तो हमेशा डिनाई करते हैं, वो कहते हैं कि ओवर माई डेड बॉडी, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बाहर हम कुछ और खबरें सुनते हैं।
वो देखिए, वो तो जब मामलात डेवलपमेंट्स होते हैं तो फिर पता चल जाता है। अगर कोई डील इस तरह की होती भी है तो कोई वो अलल ऐलान तो कोई भी नहीं करता है। हाँ, होता ही है कि कोई एतमाद साजी के इकदामात करती हैं दोनों जमातें, दोनों तरफ से फरीकैन, फिर पता चलता है कि शायद कोई अंदरूनी खाना बातचीत हो रही है। मेरा ख्याल है बतौर एक सियासी जमात के सरबराह के इमरान खान को ज़रूर चाहिए कोई जो भी उनके हक में जाता हो, पार्टी के हक में और मुल्क के हक में अगर जाता है तो उन्हें बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं होता उसका मतलब कि आपने कोई समझौता कर लिया अपने बुनियादी उसूलों पे। बिल्कुल। लगाई साहब, सर आप क्या देख रहे हैं? क्या पीटीआई को आप सड़कों पे एहतजाज करता देख रहे हैं? कोई ईद के बाद बड़ा जीडीए वाले वहाँ सिंध में तैयार बैठे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, कोई बड़ी तहरीक आप देख रहे हैं? कुछ बनने जा रही है ऐसा क्या? अगर जीडीए का और मौलाना का सहारा है तो फिर ना ही करें, तो ऐसा शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। पर दूसरी बात यह है कि जब 2-3 चीजें एफर्ट्स हुई थी, एक तो यह है कि प्रोटेस्ट, बड़ा प्रोटेस्ट जो है इस वक्त नहीं किया जा सकता है, मुमकिन नहीं है, और उसके अपने हालात होते हैं। और दूसरी बात यह है कि बड़ी तहरीक चलाने के भी अपने हालात होते हैं जो पीटीआई के सरबराह के नहीं हो सकते। उनका एक बड़ा वसीउल बुनियाद अवाम की मुख्तलिफ सतहों पर जाकर आपको अप्रोच करना पड़ता है। और इमरान खान के बहुत से साथियों में विजन नहीं है, वो सलाहियत नहीं है कि वो मास्टर्स को या मास्टर्स के जो लोग ऐसे हैं जो मास्टर्स पर असरदार हैं उनको साथ ले सकें। मौलाना के बारे में भी उनका ये अंदाजा ही है कि मौलाना को साथ ले सकेंगे। मौलाना बाद में जब एक तरफ हो जाएंगे और सारे के सारे सम्राट खुद समेटने के बारे वक्त आएगा तो मौलाना नहीं है, वो एक तरफ होंगे। तो अभी और जीडीए का भी कोई नहीं है पाकिस्तान में। जीडीए का एक जो जलसा हुआ है उसके बाद कोई और एक्टिविटी बड़ी ऐसी नहीं हो सकती। वही बहुत बड़ा जलसा था जो उन्होंने अपने तौर पर किया और अपने अंदाज में किया था। और इनको जो इम्तियाज गुल साहब का कहना है, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ 100% कि उन्हें अपने कार्ड्स खेलने चाहिए और अपनी पार्टी का और अपना नुक्ता नज़र का दिफा करते हुए दरवाजे खोलने चाहिए। वो ऐसा कोई भी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप हर बात किसी की मान भी लें, लेकिन ये जो तासुर है कि आप किससे बात करते ही नहीं है, आपके अंदर हठधर्मी है या आपके अंदर अनापरस्ती है, उसके असरात जाहिर करने के लिए जरूरी है कि आप अपने बंद दरवाजे खोलें और मुखालफिन के साथ भी बैठकर बात करें। होता है बाज़ दफा ऐसा होता है कि इनमें से कोई अच्छी चीज निकल आती है और आपके लिए एक रास्ता निकल सकता है, लेकिन अगर आप दरवाजे बंद करके बैठे रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। कुछ ऐसा और इस तरह की जेल भरो तहरीक जिसकी नाकामी के बाद तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी सूरत हाल होगी कि ईद के बाद नक्शा बदल देगी। तो गुल साहब, आप कोई मफामती बयानियां देख रहे हैं पीटीआई की जानिब से? कोई ग्रैंड डायलॉग का आगाज हो सकता है और कोई इनिशिएटिव तो किसी को लेना होगा अगर सब लोगों को एक पेज पे लाना है या पार्लियामान के अंदर ही सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना है। तो खुसूसन अगर धांधली के हवाले से ही बात कर ली जाती है, जुडिशल कमीशन वो कहते हैं बनाया जाए, 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उसकी तहकीकात हो, तो इनिशिएटिव कौन लेगा? उसमें देखें, अगर कोई भी वो तमाम सियासी जमातें, सियासी रहनुमा जो पाकिस्तान में बड़े डायलॉग की बात करते हैं, मफाहमत की बात करते हैं, जिन्होंने धांधली के इल्ज़ामात को माना भी है, तो ये उन्हीं को लीड लेनी पड़ेगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग है। अगर सियासी जमातें मिल जाएं इस मसले पे तो मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट फिर बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत कर सकेगी। ये तो अब मसला ये हो गया है कि जो पीटीआई की गलतियां थी, जो सीटें उसको हरवाई गई, उसका फ़ायदा इन दोनों जमातों ने उठा लिया और सियासी फ़ायदा भी उन्हीं को बज़ाहिर मिला हुआ है। सदर साहब माशाल्लाह दोबारा ऐवान सदर पहुंच गए हैं, जरदारी साहब। तो ये तो उनके ऊपर है कि किस हद तक वो एक बाज़मीर सियासी जमात, सियासी लीडर होने का मुजाहरा करते हुए वो उस सियासी जमात के लिए राह हमवार करते हैं जिसको ये सब अपने लिए खतरा समझते हैं। ट्रू, बिल्कुल। तो सर लगारी साहब, ये एक सवाल मेरा वो रह गया था कच्चे के डाकुओं का, क्योंकि खसूसन सिंध साहब का ताल्लुक, आप ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं इस पे, तो ये क्या कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कोई पक्का ऑपरेशन कभी आपने देखा जिंदगी में कि ऐसा पक्का ऑपरेशन हुआ हो कि इनको जड़ से उखाड़ फेंका जाए? हर कुछ अरसे बाद ये नमूदार हो जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा से ये चैलेंज कर देते हैं। अच्छा, आप पिछले 20-25 साल बल्कि 30 साल बल्कि इससे भी ज्यादा आप रिकॉर्ड निकाल कि कच्चे का ऑपरेशन जो है वो मार्च और अप्रैल में होता है। अच्छा। जब आपकी बहुत सी फसलें तैयार हो जाती हैं और पूरे का पूरा कश्मीर से लेकर बल्कि पीछे से घोटकी से और कश्मीर कंदकोट से लेकर आप आगे बढ़े राजनपुर, रहीम यार खान और आगे बढ़ते चले जाएं, यहाँ पर पहुंच जाएं आप मुजफ्फरगढ़ तक। यहाँ तो अपने मुजफ्फरगढ़ तक तो नहीं है, पीछे की तरफ जो है कोटविटन तक जो है
और उससे पहले तक जो है वो डाकू इस तरह से अपनी पनाहगाहें बनाए हुए हैं, बना हुआ है। मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मिली भगत का खेल होता है। डाकू अपने कार्रवाई करते हैं और जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हैं वो अपनी कार्रवाई करते हैं। नतीजे में वो कच्चे का वो काश्तकार मारा जाता है जिसने काश्त की होती है, पूरी गंदम उठा ली जाती है, पूरे वहां से जो तेल के बीज हैं वो सब निकाल लिए जाते हैं, सारी की सारी उनकी फसलों का नुकसान होता है और वो जो करोड़ों अरबों खरबों की फसलें जो हैं वो लोगों के हाथ से निकल जाती हैं, उनको उठा लिया जाता है और लोग जो है बेआसरा हो जाते हैं। आप ये क्या है कि सर ये मार्च अप्रैल ही रह गए, सर मार्च और अप्रैल में कार्रवाइयां होंगी, डाकू मारे जाएंगे, डाकू अगवा करेंगे, डाकू सामान लेंगे, वापस आ जाएंगे, ये हो जाएगा। फिर मई से लेकर और फरवरी तक खामोशी छाई रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ये महीने हैं मार्च अप्रैल और उससे पहले थोड़ा सा फरवरी एक्टिविटी शुरू हो जाती है और लोगों को अगवा करने का मालूम होता है कि तो ये इतने ताकतवर डाकू हैं कि हमारी इंतजामिया, हमारी जो मशीनरी है, सिक्योरिटी इदारे, इनको कुछ नहीं कर सकते क्या? असल में बहुत ज्यादा मिली भगत होती है। अगर पक्के के डाकू कब्जे में आ जाएं तो कच्चे के डाकू तो आराम से कब्जा कर ले। यहाँ बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं, बहुत बड़ा खेल रहे होते हैं और ये एक सिस्टम का हिस्सा है। आप इसमें तो बहुत से नावल लिखे जा चुके हैं, अफसाने लिखे जा चुके हैं, बड़ी कहानियां आ चुके हैं, एक एक चीज सामने आ चुकी है। यहाँ पर लोगों को असल में काश्तकारों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है और यहाँ से फसलें उठाई जाती हैं। असल बात तो हमें नजर ये आ रही है बिल्कुल। और मासूम लोगों को तावान के लिए वो गोलियां मारें सरेआम और लोगों को बरहना करके वीडियोस उनकी जारी करें। इम्तियाज गुल साहब, आप क्या समझते हैं? अब तो एक ट्रेंड भी चल निकला, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, कश्मीर नहीं कश्मोर को आजाद कराएं। तो ये जिस मुल्क में आपके डाकू कच्चे वाले इतने ताकतवर हो जाएं, आपके निजाम को ललकारें, आपके सिस्टम को ललकारें, तो क्या वाकई हमारा सिस्टम नाकारा हो चुका है या फेलियर है कि वो उनको काबू नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता? सिस्टम नाकाम नहीं हुआ है जनाब, ये तो सिस्टम को जो चलाने वाले हैं ये बाकायदा इन सब की मिली भगत होती है और उसमें खुद चूंकि जो पक्के में जो बैठे हुए हैं लोग वो अगर सरपरस्त हों कच्चे वालों के, तो फिर उसमें कानून की तो वो नाकामी का तो मसला ही नहीं रह जाता है, वो तो फिर बाकायदा मिली भगत के साथ चलता है। आपने एक छोटी सी वो आपको बता दूं इसी हवाले से कि तोरखम बॉर्डर पे FIA और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के दरमियान आज सुबह झगड़ा हुआ। उसे इस बात पे हुआ कि जो इमिग्रेशन एरिया था उसके वहां पे ड्यूटी कौन देगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब अफगान आते जाते हैं तो माशाल्लाह आजकल रमजान भी है, लोगों ने इफ्तार का बंदोबस्त करना होता है, तो उस बात पे दोनों फोर्सेस के दरमियान बाकायदा लड़ाई हुई और तोरखम बॉर्डर को कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। तो वो जो आप कच्चे पक्के की बात कर रहे हैं वो पूरे मुल्क में ये मसला फैला हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है, इस पे परेशान ना हो। जब तक पक्के जो उनके नुमाइंदे हैं, सरपरस्त हैं, वो हमारे बैठे रहेंगे, असेंबलियों में बैठे होंगे, वजीर होंगे, तो कच्चे वाले यूं ही अपनी कार्रवाइयां करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब, नज़ीर लगाई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी नोट कि कच्चे वालों को कंट्रोल करना है तो पक्के वालों को भी कुछ लगाम देनी होगी और अगर पाकिस्तान को एक सही सिमत में ले जाना है तो मुल्क में लाकानूनियत का खात्मा करें और सबसे बड़ी बात आइन की अमलदारी होगी तो मुल्क बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल सकता है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।